प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं विगत कई महीनों से अकाउंटेंसी बही खाता लेखा शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले वर्ष मैंने बही खाता लेखा शास्त्र के साथ अधिकोषण तत्व वाला प्रश्न पत्र भी आप लोगों को पढ़ाया था और वो इस साल भी उसी घंटे में अलॉट हुआ है। लेकिन ये कोविड-19 के चलते चूँकि पढ़ाई ऑनलाइन या व्हाट्सएप या वीडियो के माध्यम से जो छोटी छोटी हम लोग बना रहे हैं, इसी से पढ़ाई हो रही थी, इसलिए मैंने उस घंटे को भी मर्ज करते हुए आप लोगों को अकाउंटेंसी ही पढ़ाया। अभी अधिकोषण तत्व वाला हिस्सा नहीं पढ़ा सका था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी स्कूल चूँकि 30 सितंबर तक के लिए बंद ही कर दिया गया है, तो अब उसे भी पढ़ाने का समय आ गया है। तो अब उसे भी हम लोग पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ने में जो भी मदद संभव होगी वो करेंगे। तो सबसे पहले जो अधिकोषण तत्व में आपने पीछे पढ़ा था, यानी 11 में पढ़ा था, वो पहला भाग पढ़ा था। पहले भाग में आपको मुद्रा, मनी, मुद्रा क्या है, उसके कार्य क्या हैं, किस प्रकार की होती है, उसको कैसे जारी किया जाता है, जारी करने का सिद्धांत क्या है, ये तमाम चीज़ें, यानी मुद्रा के बारे में एक व्यवस्थित अध्ययन, संपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित अध्ययन आपको करा दिया गया था, बता दिया गया था। जैसा कि इस विषय का नाम अधिकोषण है। पहले ये मुद्रा एवं अधिकोषण कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके केवल अधिकोषण कर दिया गया, अधिकोषण तत्व। इसका कारण ये है कि मुद्रा भी अधिकोषण का ही भाग है, मुद्रा भी बैंकिंग का ही भाग है, इसीलिए इसको संशोधित कर दिया गया और अब इसका नाम केवल अधिकोषण तत्व ही कर दिया गया है, जिसमें मुद्रा भी सम्मिलित है। ये जो अगला भाग इसका है, यानी जो मुद्रा वाला भाग आपने पढ़ लिया, उसका अगला भाग कक्षा 12 में आपको पढ़ना है, जिसमें बैंकों के बारे में आपको जानना है कि बैंक क्या हैं, किस प्रकार के हैं, इनकी स्थापना कैसे होती है, इनकी कार्यप्रणाली कैसी है, इनका महत्व क्या है, कौन कौन से प्रकार के बैंक भारत में चलते हैं, वो अलग अलग उनका संगठन कैसा है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, भारत में बैंकों के सामने क्या समस्याएं हैं, उनके निदान के क्या उपाय हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इस भाग में बताई जानी है। पाठ्यक्रम आपको भेजा है, इसके कुछ भाग 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसमें एलिमिनेट कर दिया गया, कम कर दिया गया है। जो बचा हुआ 70% सिलेबस है वो आपको भेज दिया गया है, वही आपको पढ़ना है, उसी को आपको देखना है। तो उससे रिलेटेड चीज़ों को मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से, जो लेख भेजेंगे समय समय पे, उसके माध्यम से, और किताबें अपने पास खरीद लीजिए, उसके माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे बैंकिंग या बैंकों से संबंधित जानकारी आपको हो जाए और परीक्षा में भी लिख सकें और अपने जीवन में भी उस ज्ञान को समाहित कर सकें। सबसे पहले बैंकों पे आइए कि बैंक क्या है। इससे जानने के पहले ये जानिए कि हमको बैंक पढ़ना क्यों है। जब ये जान लेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। यानी बैंक को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों बैंक को पढ़ना है, और इसको जानने के लिए बैंकों के महत्व के बारे में थोड़ा सा, हालांकि वो पूरा विस्तृत आपको चैप्टर के अगले भाग में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए कि बैंक वाकई में क्या भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और इसके साथ हम पढ़ करके आगे तमाम क्षेत्रों में सेवाओं में जा सकते हैं या अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जानिए थोड़ा सा इसके बारे में।
वाकई में अगर देखा जाए तो जो वर्तमान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, यानी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसमें जीवन प्राण के रूप में या रक्त के रूप में यानी ब्लड के रूप में बैंक अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी जैसे आपके शरीर में खून विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है, विभिन्न अंगों को सक्रिय करता है, विभिन्न अंग आपके माइंड के हिसाब से रक्त के द्वारा कार्य करते हैं, रक्त की ऊर्जा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका है। यानी बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, विभिन्न हिस्सों को गति प्रदान करते हैं, और उस ऊर्जा और उस गति से अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है। और अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है तो देश की व्यवस्था, पूरे विश्व की व्यवस्था अच्छी होती है, और देश या अर्थव्यवस्था उस अनुरूप काम करती है जो देश की ज़रूरत है। इसमें बैंक करते क्या हैं? अगर आप थोड़ा सा पिछले मुद्रा वाले हिस्से में भी ये बताया था मैंने, और वहाँ भी इसका थोड़ा सा उल्लेख था, हालांकि इसमें और ज़्यादा इसका उल्लेख है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अगर बैंक के पास कोई 1 रुपया जाता है, कोई 1 रुपया जमा होता है, या 1 रुपया अगर उसके पास मूल पूंजी के रूप में प्राप्त होती है, तो बैंक उसे देश की बैंकिंग व्यवस्था, देश में लोगों का बैंकों के प्रति आस्था, लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास जैसा है, उसके हिसाब से वह उसे 10 गुना से लेके 30 गुना तक बढ़ा देती है। यानी 1 रुपया बैंक के पास जाता है और बैंक उसे 30 रुपये तक बदल सकता है, यानी 30 रुपया का काम उससे कर सकता है। यानी 1 रुपये को 30 रुपये तक बदलने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो बैंक के पास है। बैंक इसको कैसे करता है? अपने क्रेडिट सिस्टम से वह 1 रुपये को कई गुणों में बढ़ा देता है, यानी उसको कई गुना कर देता है, कई टाइम में उसको कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होती है, जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, मुद्रा का जो वेग है, चलन वेग है, वो बढ़ जाता है। इससे कैपिटलाइजेशन होता है, पूंजीकरण होता है। पूंजीकरण का मतलब लोगों के पूंजी लगाने की क्षमता या देश में पूंजी लगाने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब पूंजी लगाने की क्षमता में वृद्धि होती है तो इससे देश में औद्योगिकरण, व्यापार को बढ़ावा, व्यवसायीकरण, इसको बढ़ावा मिलता है। अगर औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण में वृद्धि होती है तो जैसा कि आपको बताया गया, जैसा कि आप जान लीजिए कि देश के विकास का मूल औद्योगिकरण है। औद्योगिक विकास ही विकास का मूल है, और औद्योगिक विकास के लिए पूंजीकरण की ज़रूरत है, और उस पूंजीकरण को करने का काम अपने क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से बैंक करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति का रुपया बैंक में जमा है और बैंकिंग का पर्याप्त विकास हुआ है, तो वह अपने रुपये को बैंक से निकालने के बजाय अपने ज़रूरत के लिए दूसरे को चेक काट करके या दूसरे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है। वह व्यक्ति अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए तीसरे व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांसफ़र या चेक के माध्यम से दे देता है, और वो व्यक्ति अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए किसी चौथे या पाँचवें व्यक्ति को देता है। इस तरह से पैसा बैंक में ही रह जाता है, और लोगों की जो ट्रांजैक्शंस हैं या लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती चली जाती हैं। ऐसा करने से बैंक जो है वो आपके पैसे यानी लोगों के पैसे यानी जो बैंक के पास जमा पैसा है उसको वो बहुत अधिक बढ़ा देता है, या कह लीजिए कि बिना बैंक से निकाले ही तमाम काम संपादित हो जाते हैं। ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभप्रद है। इससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी वृद्धि होती है, इससे औद्योगिकरण होता है, और औद्योगिकरण ही विकास का मूल है। इसके अलावा बैंकों के माध्यम से लोगों को जो विकास में हिस्सा मिलना चाहिए, या कह लीजिए कि आय का जो वितरण है
आय में लोगों का जो हिस्सा है, देश की जो संपूर्ण आय है, देश की जो सकल आय है, वो तमाम लोगों के प्रयासों से प्राप्त होती है। तो जिसका जितना प्रयास है उसको उस रूप में या उस अनुरूप उसको लाभ मिल सके, उसको वो आय प्राप्त हो सके, इसमें भी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकों के विकास से, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कह लीजिए, या बैंकों की व्यवस्था को सरकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा या लोगों में विश्वास पैदा करके ये काम भी हुआ है। इससे आय का वितरण, यानी लोगों में वो उनके आय के अनुरूप या उनके अर्थव्यवस्था में प्रयास के अनुरूप आय देने की कोशिश भी बैंक करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम प्रकार की सब्सिडी, तमाम प्रकार की सुविधाएं बैंक खातों के माध्यम से लोगों को दी जा रही हैं। वो भी काम बैंकों के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा ऋण, ऐसे लोगों को ऋण जिनको कहीं से ऋण प्राप्त नहीं हो सकता है, उनको भी ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त होता है और वो अपनी ज़रूरत के कार्य कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को ऋण जो देश की ज़रूरत का है, यानी देश में जिन क्षेत्रों को विकसित करने की ज़रूरत है, जो क्षेत्र पिछड़ रहे हैं, उनको ऋण देने का काम भी बैंक करते हैं। इस तरह से बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोगों के विकास से लेकर के सरकारों के विकास, देश के विकास और पूरे विश्व के विकास में बहुत अधिक है। इसीलिए बैंक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। बैंक के बारे में ये पूरा अध्ययन करके, जानकारी ले करके आप इन चीज़ों को और भलीभांति समझ जाएंगे। वीडियो छोटी रहे, इसके लिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसको देखेंगे तो और आपके समझ में आएगा। बाकी की चीज़ें अगले दिनों में बताता हूँ। धन्यवाद।